डियर टीचर्स, एमपी गवर्नमेंट ने फॉर्मेट निकाला हुआ है टीचिंग प्लान से रिलेटेड, जिसको आपको इसे टाइपिंग फॉर्म में फिल करना है और एजुकेशन पोर्टल में अपलोड करना है। ये देखिए, ये मैंने पेज में बनाया हुआ है। देखिए इसको 1 to 9 तक के इसमें सारे पॉइंट्स हैं, तो इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गुड आफ्टरनून डियर टीचर्स, मैं कुसुम गुप्ता। मेरा क्वालिफ़िकेशन MA B.Ed, MA इन पॉलिटिकल साइंस विथ DLED ब्रिज कोर्स। तो आइए देखते हैं, ये जो सारे पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं इसको मैंने ब्लैक बोर्ड में लिख दिया है। अब एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे और क्लियर करेंगे कि ये सारे पॉइंट्स क्या कहते हैं और इसमें आपको लिखना क्या है। तो डियर टीचर्स, देखिए नंबर 1 में लिखा है अवधारणा का क्षेत्र। अवधारणा मतलब एक्रीडिटेशन भी होता है, कंसेप्ट भी होता है, धारणा या संकल्पना भी होता है, कंसेप्ट भी होता है। इसके अंदर वो चीज़ें आती हैं कि जब हम कोई चैप्टर पढ़ाने वाले हैं तो उससे रिलेटेड हमारे दिमाग में क्या संकल्पना आ रही है, क्या धारणा बन रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ट्रीज़ पढ़ाने जा रहे हैं, पेड़ पढ़ाने जा रहे हैं, तो हमारे दिमाग में क्या कल्पना आती है? विशाल वृक्ष, लकड़ी, पत्ते, फल, फूल, घर, मकान जो लकड़ी से बनते हैं, साथ ही ऑक्सीजन जो हमें मिलता है पेड़ों से। वो सारी चीज़ें हम उस चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पे शो कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे कुछ जो पॉइंट्स हैं डियर टीचर्स वो नए हैं, इसको हम एक एक करके क्लियर करते जाएंगे। तो जो पॉइंट 2 है उसमें लिखा हुआ है पाठ का नाम और क्रमांक, यानी कि जो चैप्टर आप पढ़ाने वाले हैं उसका सीरियल नंबर और उस चैप्टर का नाम लिखेंगे। 3rd है पेडागॉजिकल प्रक्रिया ऑब्लिक गतिविधियाँ एवं प्रस्तावना। तो प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन, आप चैप्टर के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे कि वो उसमें है क्या चीज़, वो कविता है, वो कहानी है, क्या है वो। उसके बाद एक्टिविटी, किस तरह की एक्टिविटी आप कराएंगे क्लास में, उसके बारे में। और ये जो पेडागॉजिकल है, ये पेडागॉगी मतलब शिक्षा शास्त्र या शिक्षण शास्त्र। तो शिक्षण की क्या विधि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये यहाँ पे शो करना है आपको, है ना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अप टू क्लास 5 पढ़ा रहे हैं वहाँ पे आप, तो आप जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसमें कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप प्लेवे मेथड यूज़ करेंगे, आप ड्रामा के थ्रू कराएंगे, या आप स्टोरी टेलिंग करेंगे, या फिर रोल प्ले होगा, या फिर पोएम आप उसको रिदम के साथ बोलेंगे, आपके पीछे पीछे बच्चे भी उसको दोहराएंगे, इस तरह से। और अगर हायर क्लासेस है 6 to 12, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड भी आ जाता है। वैसे तो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड इसमें भी यूज़ होता है, दोनों में ही यूज़ होता है, बट वहाँ चूँकि इंडक्टिव वो होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि हम एग्जाम्पल्स से शुरू करके उसको जो जटिल पॉइंट है, कठिन पॉइंट है, उस तरफ जाते हैं। और डिडक्टिव में उसका उल्टा होता है, वो कॉम्प्लेक्स टू इजी या सिंपल वे पे जाता है, जहाँ फॉर एग्जांपल हमने कोई इक्वेशन ले लिया, कोई फार्मूला ले लिया, उसके बाद उसको सॉल्व करने के बाद फिर हम उसको धीरे धीरे एग्जांपल के थ्रू उसको समझाते हैं। और अगर छोटे बच्चों को पढ़ाना है तो फॉर एग्जांपल हिंदी का ले लीजिए, आप बच्चों को ये दे सकते हैं कि बेटा आपके पापा के बाल का रंग कैसा है, भूरा है, काला है। आपकी दीदी की आंखों का रंग कैसा है, नीला है, काला है, भूरा है। और आपकी आंख का रंग कैसा है। तो इस तरह से वो बच्चा जो है वो बताएगा आपको कि हाँ उसके पापा की आंखों का रंग कैसा है या बाल का रंग कैसा है। फिर आप उनको बताएंगे कि ये जो सारे शब्द हैं ये विशेषण हैं, ये किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे विशेषण। इस तरह से हम इजी टू कॉम्प्लेक्स मेथड की तरफ जाते हैं, है ना। अब
पहले जैसे होता था कि क्लास में एक चैप्टर को रीड कर दिया, उसको एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए, कुछ होमवर्क दे दिया बच्चों को और फिर वो चैप्टर फिनिश हो गया। लेकिन एक चैप्टर को पढ़ाने का वो सही मेथड नहीं होता है। ये जो पेडागोजिकल प्रक्रिया या प्रोसेस आपको दिया गया है, उसके अंतर्गत आपको बताना है कि आप किस तरह का मेथड यूज़ करेंगे। ये हो गया एलिमेंट्री क्लास के लिए। जो हायर क्लास है उसमें आप बताएंगे कि आप उसमें कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, इंडक्टिव, डिडक्टिव, लेक्चर मेथड, ग्रुप डिस्कशन, क्या करेंगे वो यहाँ आप शो करेंगे, है ना। और नंबर 4 में है सुझावात्मक सहायक सामग्री। ये है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि आप जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं उसके साथ आप जो अलग से कुछ चीज़ें हैं जिसको आप शो करना चाह रहे हैं, वो क्या चीज़ है। क्या आपने उस चैप्टर से रिलेटेड कोई चार्ट बनाया हुआ है, क्या आपने मॉडल बनाया हुआ है, या आप वीडियो दिखा रहे हैं, वो वीडियो आपका बना हुआ है या कहीं से आप यूट्यूब से लेके दिखा रहे हैं आप, या फिर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं आप चीज़ों का। डियर टीचर्स, यहाँ पे ये सुझाव दिया जाता है कि टीचर खुद से उन चीज़ों को बनाए जो भी वो बच्चों को दिखाना चाह रहे हैं। वो मार्केट से ख़रीद कर ना लाएँ और ना ही उसमें पैसे खर्च करें, वो खुद बनाएं। उनकी क्रिएटिविटी अपनी होनी चाहिए जो कि बच्चों को देखने में आकर्षक लगेंगी। डियर टीचर, मैं इन दोनों को ही एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर करूँगी। पहले इन सारे पॉइंट्स को मैं क्लियर कर दूँ, है ना। और नंबर 5 में है अनुमानित समय यानी कि कालखंड। तो इसमें आपको लिखना है कि इस एक चैप्टर को पढ़ाने में आपको कितने पीरियड्स या कितने दिन लग सकते हैं। तो इसमें आपको हड़बड़ी नहीं करनी है। आपको चाहे 2 पीरियड्स में एक चैप्टर ख़त्म हो रहा हो, या 3 पीरियड में हो रहा है, या 2 दिन में ख़त्म हो रहा है, या 3 दिन में ख़त्म हो रहा है, उसके बाद आप उससे रिलेटेड सारे नोट्स उनको देंगे, क्वेश्चन आंसर कराएंगे और जो भी अभ्यास है वो कराएंगे इसको, है ना। तो यहाँ आप शो करेंगे कि आप कितने दिनों में या कितने पीरियड्स में इस चीज़ को, इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, है ना। अब है नंबर 6 में लर्निंग इंडिकेटर। लर्निंग मतलब सीखना और इंडिकेटर मतलब संकेत। जब आप किसी चैप्टर को पढ़ा रहे हैं और आप उसके साथ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो हेल्पिंग मटेरियल वो शो कर रहे हैं, समझा रहे हैं और बच्चा समझ रहा है, तो वो भी उसको करने की कोशिश करता है अपने लेवल पे, ठीक है ना। इसको मैं आगे चल के अभी क्लियर करूँगी कि किस तरह से वो आपको बताएगा कि वो भी कोशिश कर रहा है उसको सीखने की, है ना। और नंबर 7 है मूल्यांकन हेतु गतिविधियाँ। आपने ये चैप्टर को पढ़ा लिया, अच्छे से नोट्स दे दिया, क्वेश्चन आंसर कर दिया, सब कर दिया। अब आप उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो चेक करेंगे। मतलब आपको ये भी देखना है कि जो आपने चैप्टर पढ़ाया वो बच्चे को कितना समझ में आया। तो उसको करने की कुछ तरीके होते हैं, है ना। आप इसमें ये तरीका बिल्कुल ना अपनाएं यस और नो क्वेश्चन, मतलब कि बच्चा सिर्फ यस और नो में आंसर देता जा रहा है, वो आप मत करिए उसको, है ना। उसमें फिर बच्चा उतना इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ होती है कि बच्चा जो है टीचर के साथ इंटरेक्शन रखे। मतलब टीचर और बच्चे का एक साथ इंटरेक्शन या एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। जितना टीचर है उतना ही बच्चे को भी इंटरेस्ट लेना चाहिए, उसे सवाल करनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए, आप उसका नॉलेज टेस्ट करने के लिए आप उससे उसका प्रतिबिंब पूछ सकते हैं, रिफ्लेक्शन पूछ सकते हैं, आप उससे छोटे मोटे सवाल कर सकते हैं और चाहे तो क्विज़ ले सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे 4 लाइन में बच्चे बैठे हैं, 4 रो है, आप सामने के बोर्ड में ABCD लिख दीजिए या कुछ नाम दे दीजिए, नदियों के नाम, फ्लावर्स के नाम दे दीजिए और उनसे कुछ सवाल करिए, है ना। और फिर मार्क्स बोर्ड में लिख दीजिए। तो जो रो फर्स्ट आएगा उनके लिए क्लैपिंग हो,
तो बच्चे बहुत खुश होते हैं इस चीज़ से और वो सीखते भी हैं इससे, है ना। और उसके बाद है 3-2-1। एक फॉर्मूला है 3-2-1। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव फार्मूला है डियर टीचर्स। इसके अंतर्गत आपने जो चैप्टर पढ़ाया उसको आपको जानना है कि बच्चे ने कितना एब्जॉर्ब किया, वो कितना सीखा। तो नंबर 3 में आएगा थिंग्स दे लर्न फ्रॉम योर क्लास। आपने जो क्लास में चैप्टर पढ़ाया वो कितना सीखा उससे। नंबर 2 में आएगा थिंग्स दे वांट टू नो अबाउट मोर। क्या उस चैप्टर से रिलेटेड वो और बातें जानना चाहते हैं। और नंबर 1 है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि क्वेश्चन दे हैव। आपने जो पढ़ाया है उसके अंदर कोई सवाल है उससे रिलेटेड, वो आपसे पूछना चाहता है, पूछ रहा है, तो उसका जवाब भी आपको ही देना होगा। बाय द वे, आपके पास उसके सवालों का जवाब नहीं है तो आपको उसे ढूंढना होगा और ढूंढकर उसे बताना होगा, क्योंकि ये काम तो आप ही करेंगे। और एक तरीका है पीयर इंस्ट्रक्शन। पीयर इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है डियर टीचर्स कि एक टीचर को 40 to 50 जितने भी बच्चे मिलते हैं उसमें सब एक ही लेवल के नहीं होते। कहने का मतलब सारे के सारे इंटेलिजेंट नहीं होते, सारे के सारे डल नहीं होते। उसमें कुछ इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं, कुछ एवरेज, कुछ बिलो एवरेज, कुछ का विज़न कमज़ोर होता है। इसका मतलब कि वो ब्लैक बोर्ड से अच्छी तरह से नहीं देख सकते हैं, देखकर नहीं उतार पाते हैं। किसी की जो लिसनिंग एबिलिटी है या हियरिंग की एबिलिटी है, सुनने की क्षमता है, वो कम होती है। तो मतलब वो हर तरह का बच्चा जो है एक टीचर को क्लास में मिलता है। तो इन सारे बच्चों की समेकित क्लास लेते हैं टीचर्स, यानी कि उनको समाहित कर लेते हैं एक ही क्लास में। तो फिर वो टीचर आइडिया निकालते हैं कि मुझे 45 मिनट्स में या जो भी टाइम मुझे मिला हुआ है, जो लिमिट है टाइम का, उसके अंदर मैं सबको किस तरह से समझाऊँ। तो उसका एक तरीका होता है पीयर इंस्ट्रक्शन में कि जो इंटेलिजेंट बच्चा है, आप देखेंगे कि जो भी काम दिया आपने वो तुरंत कर लेता है। अब उसको और काम चाहिए तो और काम अलग से उसको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अभी सारे बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है। तो क्या करना चाहिए कि ये जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसके बाजू में एक कम इंटेलिजेंट या एवरेज बच्चे को बिठाना चाहिए और कहना चाहिए कि इसके काम में हेल्प करो, इसको समझाओ। तो हर इंटेलिजेंट बच्चे के साथ एक ऐसे ही कमज़ोर बच्चे को आप बिठा दें और उसको कहें कि इसकी हेल्प करो, इसको समझाओ। अगर वो बच्चा उसको समझाने में सक्सेस हो जाता है तो आप समझिए कि उस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी हो गई, यानी वो बच्चा तो समझ ही गया आपकी बातों को, है ना। और अब ये है नंबर 8 में, आओ करके सीखें घर में खेल खेल में। तो किसी चैप्टर को, चाहे वो आप पढ़ाने वाले हों कल या आज पढ़ा रहे हो, तो आप उनको ऐसा काम दे दें जो वो घर में इजीली उसको खुशी खुशी कर सकें। फॉर एग्जांपल जैसे EVS की चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं, वहाँ आपने उनको, हो सकता है कल आप पढ़ाने वाले हो पार्ट्स ऑफ हाउस, यानी कि घर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बेडरूम, किचन, स्टडी रूम, बाथरूम, है ना। तो आपको बोल देना है कि आप किचन में आज जाओगे, मम्मी पापा से बोलोगे कि इस बर्तन के का क्या नाम है मुझे बताइए, और उसकी पूरी लिस्ट तैयार करके कर लाओगे, है ना। या फिर सिटिंग रूम में या ड्राइंग रूम में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसे लिख के लाओगे। तो वो बच्चा बहुत खुशी खुशी इन चीज़ों को करके ला सकता है आपके लिए, है ना। और नंबर 9 है लर्निंग आउटकम, यानी कि जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हो, यहाँ पे जिस चैप्टर का नाम लिखा है वो चैप्टर उस बच्चे को कितना समझ में आया या फिर क्या सीखेगा उससे, उसका यही रहता है लर्निंग आउटकम में, कि ये सारी आपने जो मेहनत की, आपने मॉडल दिखाया, आपने चार्ट दिखाया, आपने उसको समझाया, तो वो बच्चा उससे क्या सीखेगा, है ना। तो अब मैं आपको
एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी कि कैसे एक चैप्टर को आपको उसे इजी वे पे पढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये इंग्लिश मीडियम की बुक है, इस पर चैप्टर 10 में दिया हुआ है मोर अबाउट प्लांट्स। ये देखते हैं। तो अब इस चैप्टर को अगर हम देखें तो जो मेन इसका पॉइंट है क्या हो सकता है, एक प्लांट के बारे में जब हम पढ़ाएंगे बच्चों को तो क्या हो सकता है, यही कि पार्ट्स ऑफ प्लांट, टाइप्स ऑफ प्लांट्स, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम प्लांट्स या यूजेस ऑफ प्लांट्स। तो इन्हीं पॉइंट के अंतर्गत हम इन बच्चों को पढ़ाएंगे, है ना। तो अब जब हम ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो हमें सिर्फ क्लास में इसको रीड नहीं कर देना है, उससे रिलेटेड आपको कुछ पत्ते, पौधों के टुकड़े आपको इकट्ठे करने चाहिए और बच्चों को दिखाने चाहिए। ये देखिए, जैसे मैंने रखा हुआ है, ये देखिए, ये मनी प्लांट है ना। और ये देखिए, ये बनाना लीफ है, देखिए ये पपाया लीफ है, यानी पपीते का पेड़ का लीफ है। ये बोगनवेलिया है। देखिए, आप बता सकते हैं कि इसमें देखिए कांटे होते हैं, थॉर्न होते हैं और इसके फूलों में खुशबू नहीं होती है, बट ये बहुत ही रंग बिरंगे रंगों में मिलता है। ये देखिए, ये आम का पत्ता है, ये आम के पेड़ का डाल है। ये कैसी संरचना है उसकी, देखिए। ये पीपल है, ये देखिए, आप उसकी संरचना बता सकते हैं। और ना सिर्फ उसको आप दिखाएं डियर टीचर्स, ये देखिए, ये नीम का पत्ता है। आप दिखाने के साथ साथ इन पत्तों की संरचना को ब्लैक बोर्ड में भी बनाकर दिखाएं और उनसे कहें कि वो अपने नोटबुक में इसको ड्रॉ करें और उसमें कलर भरें। वो इस काम को बहुत ही एंजॉय करेंगे, उनको इससे सीखने के लिए भी मिलेगा। ये देखिए, यही काम वो होमवर्क में करेंगे। जाम का डाल है, देखिए। और ये देखिए कितना खूबसूरत है, ये बैम्बू ट्री का पार्ट है ना। तो ये मैं डियर पेरेंट्स आपको बता रही हूँ ताकि आप जो है वो इंटरेस्ट लेके बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि टीचर्स जो होता है वो 24/7 होता है। उसको हर समय बच्चों के लिए या विद्यार्थियों के लिए तैयार रहना चाहिए कि वो क्या सीखना चाहते हैं, है ना। और दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैथ्स की बुक है, तो इसमें चैप्टर 4 में लिखा हुआ है काउंटिंग इन टेंस, यानी अब हिंदी में बोलें तो इकाई और दहाई। अब इकाई और दहाई पढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ आप बोर्ड में इनको समझाएंगे तो उतनी अच्छी तरह से वो नहीं सीख पाएंगे और ना ही वो आपकी क्लास इतनी इफ़ेक्टिव होगी। तो आपको क्या करना है, देखिए मैंने यहाँ पे 10 कलरफुल स्टोन्स या पेबल्स है, उसका एक सर्कल बना दिया है, यानी कि वो एक दहाई है या 1/10 है। उसके अलावा आप अलग से कुछ स्टोन्स रख दें और उसको गिनने के लिए बोलें। तो ये 10 है, 10 का ग्रुप है, ये 10 से कम है, तो दोनों को अगर मिला दें तो कितना होगा। इस तरह से वो जो है वो इकाई और दहाई बहुत आसानी से सीख सकता है। इसके अलावा आप, अगर आपके पास स्टोन्स नहीं है तो मैच स्टिक है, आप मैच स्टिक से उनको 1s 10s बहुत अच्छी तरह से सिखा सकते हैं। आपके पास अगर चौक है, कैसा भी चौक, कलरफुल चौक हो या वाइट चौक हो, आप उनसे 1s 10s को बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं, है ना। या फिर आप अगर हिंदी पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर स्वर पढ़ा रहे हैं, तो ये देखिए, आप चार्ट बना लीजिए, इस तरह से स्वरों को आप लिख लीजिए और उसके बाद उनको इसे समझाइए, तो ये बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो चार्ट्स, मॉडल और वीडियोस, ये जो चीज़ें हैं या लाइव चीज़ें हैं, उनको रख के हमें इनको बहुत आसानी से समझाया जा सकता है ना। तो यहाँ पे आपको वही चीज़ें लिखनी हैं जो बच्चा उस चैप्टर से सीखेगा, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर 1s 10s पढ़ा रहे हैं तो यहाँ लिखिए कि बच्चा इससे इकाई और दहाई लिखना सीखेगा, वो इकाई और दहाई के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा, है ना। तो डियर टीचर्स,
मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को वो सब कुछ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है आपके मन में तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगी। और आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय।